आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आवाज आ रही है मेरी? साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं यूट्यूब चैनल पे मैं शुभम शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बहुत जल्दी ही आप सब जुड़ जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेके मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूं। कल की क्लास को हमको आगे बढ़ाना है, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे भारतीय संविधान का निर्माण, और आज हम संविधान के निर्माण के नेक्स्ट पार्ट पे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, और कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए और जल्दी एक मेरे पे क्या करिए आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए और जल्द से जल्द क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, चैनल्स पे, अपने सगे संबंधी दोस्तों पे जल्द से जल्द इसको शेयर कर दीजिए। हम सीजीटीटी और शिक्षक भर्ती वर्ग 2, ठीक है, सीजीटीटी और शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के कला संकाय के लिए हम क्या देख रहे हैं, आपका भारतीय संविधान देख रहे हैं। और इसके बाद जस्ट मेरी क्लास किसकी होती है, तो भारतीय ही अर्थव्यवस्था की, साथ में अर्थशास्त्र के भी कुछ जो महत्वपूर्ण टर्म्स है और आपके 8 ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही टर्म्स हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको एक सूचना भी देने वाला हूं कि हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के रायपुर ब्रांच, ठीक है, जो कि पासपोर्ट ऑफिस के सामने डीडीयू नगर में है, वहां ऑफलाइन कक्षाएं भी प्रारंभ हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी जो ऑनलाइन जुड़ते हैं वो ऑफलाइन जाके आके भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। कंटिन्यू यहां ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, जिसमें सारे लेक्चरर जितने भी व्याख्याता है उनकी क्लासेस चल रही है, मेरी स्वयं की क्लासेस चल रही है, और साथ में स्पेशल मैथ्स की क्लासेस भी चल रही है, जो कि सुबह 8 से 9 आशीष वर्मा सर के द्वारा मैथ्स एवं रीजनिंग की स्पेशल बैच स्टार्ट की गई है। क्योंकि आर्ट एवं कॉमर्स ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स और रीजनिंग जो विषय होता है ये एक आपका क्या होता है, कठिन विषय होता है और उनके लिए परेशानी का सबब बना रहता है। उसी को देखते हुए हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा आप कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैथ्स के महारथी आशीष वर्मा सर के द्वारा सुबह 8 से 9, याद रखिएगा, अभी मैथ्स से स्टार्ट हुआ है, रीजनिंग भी चलेगा, कंटिन्यू मैथ्स और रीजनिंग की स्पेशल बैच चलने वाली है। इच्छुक विद्यार्थी बहुत ही न्यूनतम फीस में चलने वाली है। इच्छुक विद्यार्थी जल्द से जल्द हमारे रायपुर ब्रांच के या फिर अभनपुर ब्रांच के कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और ऑफलाइन आके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, साथ में हमारे बैचेस से भी जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे तो हमारी सारी बैचेस आपको मिल जाएंगी, जितनी भी बैचेस चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है जी वाइस? ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल तक का आपको समझ में आया था भारतीय संविधान के निर्माण में कल हमने क्या देख लिया था? हमने, देखिए मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू में रिवीजन करा देता हूं। देखिए कल का ही पीपीटी में लेके आपके सामने उपस्थित हुआ। देखिए भारतीय संविधान का निर्माण देखे थे तो सबसे पहले मैंने कल बताया था कि क्या चला था जी, आपका संविधान की मांग हुई थी, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले स्वराज्य की मांग होती है, ठीक है, कितनी बार? 3 बार स्वराज्य की मांग होगी, 3 बार संविधान की मांग होगी। 1895 में, 1906 में और आपका 1922 में। 95 में स्वराज्य की मांग कौन करते हैं? तो हमारे आपका बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र केसरी, ठीक है, मराठा केसरी के नाम से, मराठा और केसरी के नाम से इनके अखबार भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा, इस टाइप के वाक्यांश बोलते हैं, जो आपके अंदर क्या कर देते हैं जी, स्वतंत्रता भावना उत्पन्न कर देते हैं, याद रखिएगा। साथ में
1906 में 1906 में क्या होता है जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन, दादा भाई नौरोजी। और 1906 में ही किसकी मांग करते हैं, आपका स्वराज्य की मांग करते हैं। 1922 में महात्मा गांधी गया अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी नहीं करते, याद रखें, गया अधिवेशन में स्वराज्य की मांग हमारे महात्मा गांधी बापूजी के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर संविधान की मांग, तो 3 बार संविधान की मांग होती है। 1934 में आपका देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार, मतलब किसी दल के द्वारा पहली बार संविधान की मांग की गई, वो कांग्रेस नहीं था, इस चीज को याद रखिएगा। एग्जामिनर घुमाने के लिए डायरेक्ट दे देता है कि कांग्रेस के द्वारा क्या संविधान की मांग की गई थी, तो कांग्रेस के द्वारा संविधान की मांग नहीं की गई थी, याद रखिएगा। पहले संविधान की मांग कौन करता है, साम्यवादी दल करता है, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा मांगा जाता है। और इसके प्रमुख या इसके नेता कौन रहते हैं, तो M.N. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय रहते हैं, याद रखिएगा। कब मांगा जाता है, 1934 में। 1935 में औपचारिक ऑफिशियल, याद रखिएगा, औपचारिक ऑफिशियल डिमांड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन करता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संप्रभुत्व संविधान की मांग की जाती है। यहां लिखा हुआ हूं, देखो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संप्रभुत्व संविधान की मांग की जाती है। संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है, जहां व्यक्तियों को संपूर्ण अधिकार होगा। तो कौन से व्यक्ति को संविधान संपूर्ण अधिकार देता है, जो व्यक्ति वयस्क हो जाता है उसको, याद रखिएगा, जिसकी वयस्कता की आयु पूर्ण हो जाती है उसी व्यक्ति को हमारा संविधान क्या देता है जी, आपका संपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू ने क्या कहा कि जो व्यक्ति वयस्क हो जाएगा वही संविधान के निर्माण में भाग लेगा, अर्थात संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और कोई भी विदेशी शक्ति हमारे संविधान के निर्माण हो रहा है तो हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। नॉन इंटरफेयर पॉलिसी के बारे में बात की कि कोई भी फॉरेन कंट्रीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग में क्या नहीं करेगा जी, इंटरफेयर नहीं करेगा, इसके बारे में बात की गई। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था, तो हमने यह भी देखा था कि अब उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि 1939 से 45 के बीच में क्या हो गया जी, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन व्यस्त हो जाते हैं, तो बिजी हो जाते हैं, तो अंग्रेज बिजी हो जाते हैं इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब जो भारत वाले लोग मांग रहे थे ना, उसको देने में इन लोग देना चाह रहे थे, लेकिन क्या बोल रहे थे कि एक प्रस्ताव लाए, किससे, भारतीयों से सहयोग लेने के लिए एक प्रस्ताव लाते हैं 1940 में। उस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि यह प्रस्ताव अगस्त महीने में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगस्त मंथ में आने के कारण यह अगस्त प्रस्ताव कहलाया और इसको कौन लाया था, लॉर्ड लिनलिथगो लाएगा, इस कारण इसको लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रस्ताव में जो 1938 में शर्त रखा गया था, किसके द्वारा, पंडित नेहरू जी के द्वारा, वो एक शर्त को मान लिया गया। कौन से शर्त को, वयस्क मताधिकार को क्या कर लिया गया, मान लिया गया कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पे करेंगे। लेकिन दूसरी बात क्या कही इस प्रस्ताव में, यह कही कि संविधान का निर्माण जो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद होगा। तो भैया भारतीय नेता लोग सोचे, क्या पता इतने दिन तक तो तुम हमको घुमा रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या पता तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हमको संविधान दोगे या नहीं दोगे, ये कोई तय वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जितने भी बड़े नेता रहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उन सभी के द्वारा क्या किया गया, इसका विरोध किया गया और गांधी जी ने क्या नारा दे दिया, दिल्ली चलो का नारा दे दिया, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल जो आपका प्रोटेस्ट था वो स्टार्ट हो गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हो गया और महात्मा गांधी दिल्ली चलो का नारा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब भारतीयों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया, 1940 का अगस्त प्रस्ताव खारिज कर दिए, उसके विरोध में 40 में ही क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह और दिल्ली चलो का नारा दे दिए,
ठीक है, दिल्ली चलो का नारा दे दिए गांधी जी। तो अब यह पता चल गया अंग्रेजों को कि भारतीयों के द्वारा क्या नहीं किया जा रहा है जी, सहयोग नहीं किया जा रहा है। अब उनका सहयोग प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए बहुत ही क्या हो गया, आवश्यक हो गया। तो उन्होंने पैचरे अपनाए। अब क्या है, आप भारतीयों की मांग को मान लेते हैं और हम एक क्या भेजते हैं जी, आपकी एक संस्था भेजते हैं जो भारतीयों के संविधान का निर्माण करेगा। तो उसी के लिए सबसे पहली संस्था भेजते हैं, याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन आए तो। भारत के संविधान के निर्माण के लिए प्रथम संस्था अंग्रेजों के द्वारा कौन सी भेजी गई आपसे पूछे तो याद रखिएगा पहली संस्था 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्या भेजा गया, क्रिप्स मिशन भेजा गया। हाँ बिल्कुल, इसका एमसीक्यू घटना चक्र से आप लगा सकते हैं, घटना चक्र से भी लगाएंगे तो कुछ नहीं छूटने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन जब भारत भेजा गया या भारत आया तब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्टीफन क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे और इसने भारत का भ्रमण किया, भारत की राजनीतिक स्थिति को जाना और राजनीतिक स्थिति को जायजा लेने के पश्चात इसने 4 शर्त रखी। अब देखते हैं आज के 4 शर्त के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं, यहां से अच्छे से समझिएगा। आज पूरा आगे बढ़ाता हूं, कैबिनेट मिशन तक हम पहुंचेंगे। उसके बाद कल हमारे संविधान के निर्माण के लिए जो संस्थाएं वर्क की वो सभी के बारे में, समितियों के बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इन्होंने 4 शर्त रखी। पहला शर्त रखा, भारत का एक संविधान होगा। ठीक है, भारत का एक संविधान होगा, एक संविधान होगा, याद रखिए। ठीक, संविधान होगा। ठीक, पहली शर्त किसकी, क्रिप्स मिशन की। दूसरी शर्त आपकी रखी इन्होंने कि संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान का जो निर्माण है, संविधान का निर्माण युद्ध के पश्चात होगा। ठीक है, किसके पश्चात होगा, युद्ध के पश्चात होगा। ये इन्होंने दूसरी शर्त रखी, युद्ध के पश्चात होगा। ठीक, तीसरी शर्त, तीनों शर्त को समझते जाइएगा। तीसरी शर्त इन्होंने रखी कि क्या रखी, जो भारत को, यहां समझिएगा 2-3 वर्ड बोल रहा हूं, भारत को औपनिवेशिक गणराज्य, औपनिवेशिक गणराज्य बनाया जाएगा, गणराज्य बनाया जाएगा, बनाया जाएगा। अब ये क्या होता है इसको बता रहा हूं, पहले शर्त को लिख लेते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक गणराज्य बनाया जाएगा। और चौथा, भारत को अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, भारतीय संघ बनाया जाएगा, संघ बनाया जाएगा, जिसमें देशी रियासत, जितने भी देशी रियासत रहे हैं, देशी रियासत शामिल नहीं होंगे, या देशी रियासतों को यह दे दिया जाएगा कि अगर वो शामिल होना चाहें तो हो और नहीं होना चाहे तो ना हो। तो ये 4 शर्तें रखी। देखिए कौन रखेगा, क्रिप्स मिशन रखेगा ये चारों शर्तों को। पहला शर्त रखता है भारत का एक संविधान होगा। हमको भी लगा हाँ बिल्कुल भाई भारत का एक संविधान होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद संविधान का निर्माण युद्ध के पश्चात होगा। तो भैया हमको पता ही नहीं है कि युद्ध कब समाप्त होने वाला है। हम अभी भी गुलाम हैं और आगे चल के भी युद्ध समाप्त हो गया तो आप संविधान का निर्माण करोगे या नहीं करोगे ये हमको कोई आइडिया ही नहीं है। तो हम इस शर्त को कैसे मानेंगे, हमने इस शर्त को बिल्कुल नहीं माना। ठीक, इसके बाद भारत को औपनिवेशिक गणराज्य बनाया जाएगा। औपनिवेशिक गणराज्य का मतलब होता है डोमिनियन स्टेट। ठीक है, डोमिनियन स्टेट का मतलब यह होगा कि भारत आज भी अंग्रेजों का गुलाम रहेगा। ठीक है, भारत का संविधान का निर्माण हो जाएगा तब भी भारत क्या रहेगा जी, आपका अंग्रेजों का गुलाम रहेगा। बस
जो भारत में भारतीयों को ही भारत का शासन दे दिया जाएगा, मतलब जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियंस को दे दिया जाएगा, लेकिन वो इंडियंस हमेशा किसको रिपोर्ट करेंगे, तो ब्रिटिशियर को रिपोर्ट करेंगे। मतलब ब्रिटिश का एक राज्य के रूप में, औपनिवेशिक गणराज्य के रूप में, ठीक है, डोमिनियन स्टेट के रूप में भारत को रखा जाएगा। तो ये स्वतंत्रता थोड़ी हुई, ये तो आज भी गुलामी का ही एक प्रतीक रहा। मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, मतलब इसमें ये बोला गया औपनिवेशिक गणराज्य का मतलब ये होता है जैसे आज भी चाइना तिब्बत को अपना डोमिनियन स्टेट औपनिवेशिक गणराज्य मानता है, समझ रहे हैं। इसी कारण वो तिब्बत पे कभी भी हमला कर देता है और यह करता है कि तिब्बत पे जो शासन चलेगा वो चाइना का ही चलेगा। वैसा ही चीज उस समय ब्रिटेन बोल रहा था। ब्रिटेन भारत को बोला, जो क्रिप्स मिशन आया था वो बोला कि भारत को औपनिवेशिक गणराज्य बनाएंगे। औपनिवेशिक गणराज्य का मतलब यही होता है कि आज भी भारत ब्रिटेन का गुलाम रहेगा, बस जो वायसराय था उसके जगह किसको बैठा दिया जाएगा, एक भारतीय को भारत का प्रभार दे दिया जाएगा। और वो किसको रिपोर्ट करेगा, किसको सूचना देगा भारत में क्या चल रहा है इसका, ब्रिटेन के पीएम को, ठीक है, ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री को सूचना देगा। तो भारतीय बोले ऐसा नहीं चल सकता, भारत स्वतंत्र होने चाहिए और इसको हम नहीं मानेंगे। इसके बाद बोला कि आपको यह देखो कि भारत में कितने रियासत थे, भारत तो पूरे रियासतों से ही घिरा हुआ था, पूरे के पूरे जो देसी रियासत थे, जो देसी राजा थे वो ही भारत में राज्य करते थे। आप भारत का इतिहास देखते हो तो मौर्य साम्राज्य के समृद्ध इतिहास से लेके आपको मुगलों का इतिहास भी देखने को मिलता है जो अंतिम तक के चला है। और ये सारी के सारे इतिहास राजशाही पे ही आधारित थे। और धीरे धीरे जब मुगल टूटते गए तो छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे रियासत आपको अलग होते हुए देखने को मिले। जैसे कि छत्तीसगढ़ में ही एग्जाम्पल लोगे तो छत्तीसगढ़ में आपको 14 देसी रियासत देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा देसी रियासत आपका काकती वंश था जी, बस्तर का रियासत था, ठीक है। और सबसे छोटा देसी रियासत छत्तीसगढ़ में सकती देखने को मिलता है, जो अभी वर्तमान में जिला बन गया है। वैसे ही भारत में अगर देखने को मिलेगा तो भारत में भी बहुत से देसी रियासत थे, ठीक है, बहुत से देसी रियासत थे, उसको आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखें। जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद भी रियासतों में ही गिने जाते थे, जिसको अंतिम रूप से भारत संघ में वो शामिल हुए थे, ठीक है। 552 आपको रियासत देखने को मिलते हैं। जब भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तब आपको यह चीज देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग डियर, ठीक है। इसके बाद फिर तो देसी रियासत शामिल नहीं होंगे पहले, मतलब यहां पास यह देखने को मिलेगा कि क्रिप्स मिशन की चौथी शर्त में हमको यह देखने को मिल रहा है कि भारत को जब अखिल भारतीय संघ बना रहे हैं और इसमें देशी रियासत क्या नहीं हो रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं, मतलब भारत को यहां पास क्या कर दिया जा रहा है जी, बांट दिया जा रहा है। और कर्जन के लॉर्ड कर्जन ने जो बांटो और राज्य करो की नीति थी उसी को फिर से क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया जा रहा था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण 4 शर्त थी जिसको याद रखना आपके लिए आवश्यक है। इन शर्तों को देखते हुए जो भारत के लिए बिल्कुल भी क्या नहीं थे जी, आपका यूजफुल नहीं थे, इन शर्तों को देखने के लिए देखते हुए क्या किया गया जी, तो डायरेक्ट यह बोल दिया गया किसका विरोध हुआ, तो क्रिप्स मिशन का विरोध होता है, ठीक है। किसका विरोध होता है, क्रिप्स मिशन का विरोध होता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन का विरोध हुआ। जितने भी बड़े नेता रहे, जैसे कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, आपके पंडित नेहरू हो गए, और जितने भी बड़े नेता रहे, इन्होंने क्रिप्स मिशन का विरोध किया। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कह दिया, पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया। याद रखिएगा ना, आता है क्वेश्चन, पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया, याद रखिएगा। क्या बोल दिया, पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया, पोस्ट डेटेड चेक। और पंडित नेहरू ने क्रिप्स मिशन की शर्तें और क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का चेक बोल दिया, ठीक है।
दिवालिया बैंक का चेक बोल दिया, दिवालिया बैंक का चेक बोल देते हैं, ठीक है, दिवालिया बैंक का चेक। अर्थात गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्यों बोला? क्योंकि यहां से हमको यह देखने को मिल रहा है कि कब हमारे संविधान का निर्माण होगा, कब हमको संविधान मिलेगा और फिर से हमारे भारत को एक बार बांटे जा रहा है। तो इस कारण गांधी जी बोलते हैं कि भैया ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कोई डेट नहीं है कि अब ये कब क्या होगा, फलीभूत होने वाला है या फिर कब ये चेक फाइनलाइज होगा, ठीक है। और ये बोल दिया कि ये अंग्रेज पागल हो गए हैं, ठीक है, अंग्रेजों का जो बैंक है वो दिवालिया है और उसी दिवालिया बैंक का एक क्या भेजा गया है, चेक भेजा गया है, ये पंडित नेहरू बोलते हैं। साथ में याद रखिएगा क्रिप्स मिशन का मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्या किया जाता है, आपका विरोध किया जाता है, विरोध किया जाता है, याद रखिएगा मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्या है, घोर विरोध किया गया, ठीक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां से फिर समझिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से समझते हुए चलिए। अब सबका विरोध हुआ और उसी के विरोध में 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा किसका विरोध हो रहा है, क्रिप्स मिशन का विरोध हो रहा है। और इसी के विरोध में 8 अगस्त 1942 को भारत में एक क्या स्टार्ट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है। मुस्लिम सभी लोगों ने विरोध किया। अब महात्मा गांधी विरोध कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहा है, मतलब ये बड़े नेता थे और ये बड़े नेता किसके थे, कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस विरोध कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा दल कौन था उस समय जी, कांग्रेस था, ठीक है। और उसके बाद कौन था, मुस्लिम लीग था। दोनों के द्वारा विरोध कर दिया गया, भारत के दो बड़े दल के द्वारा विरोध कर दिया गया। तो इसी विरोध के परिणाम स्वरूप भारत के बड़े राजनेताओं के द्वारा, ठीक है, क्या स्टार्ट कर दिया, क्विक इंडिया मूवमेंट 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। कहां से प्रारंभ होता है, तो मुंबई से प्रारंभ होता है जी, उस समय बंबई बोलते थे, ठीक है, याद रखिएगा उस समय क्या बोलते थे, बंबई। मुंबई से कहां से, तो ग्वालियर टैंक से, ग्वालियर टैंक, ठीक है, ये ग्वालियर टैंक एक जगह है मुंबई का, उस समय तो ग्वालियर टैंक से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा 1942 में, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये किसको बोला जाता है, अंग्रेजों को बोला जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी कारण इस आंदोलन का नाम क्या रहता है, भारत छोड़ो आंदोलन। समझ में आ रहा है जी, मजा आ रहा है, इतिहास और संविधान दोनों के एक साथ बता दे रहा हूं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस लेट आ रहे हो उन लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। बीच से समझ में नहीं आएगा फिर बोलते हो क्या क्या बताए हो सर, समझ में नहीं आता कह के, समझ रहे हो बात को। दूसरा चीज ये है कि देखिए कई लोग का मैसेज आता है कि सर हम इस समय ये करते रहते हैं वो करते रहते हैं। अरे भैया वीडियो डलता भी तो है, डलता है तो आप उसको देख लीजिए, दूसरे दिन आप फिर से अगर उस टाइम में लाइव आ जाते हैं तो मेरे को कल का क्लास का भी ये समझ में नहीं आया सर कह के आप लाइव में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके चयन में मेरी अधिक से अधिक भागीदारी रहे, अधिक से अधिक सहयोग रहे, जिससे आपका चयन भी सुनिश्चित हो सके। समझ रहे हैं बात को, ठीक। चलिए इसके बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक से क्या स्टार्ट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। एक प्रस्ताव के साथ स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, वह प्रस्ताव का नाम रहता है वर्धा प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव लाया जाता है और वर्धा प्रस्ताव के साथ भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। यही से हिस्ट्री का एक और पॉइंट बताता हूं, 9 अगस्त 1942 को जितने भी बड़े राजनेता रहते हैं ना, इन राजनेताओं को क्या कर लिया जाता है जी, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये आंदोलन तब भी, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये स्वतः ही चलने लग जाता है, खुद से ही चलने लग जाता है। इस कारण इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है।
ठीक, स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं से चलने वाला आंदोलन, कोई भी नेतृत्व, जितने भी बड़े राजनेता थे, अमूमन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, वामन राव लाखे, ये सारे बड़े राजनेता जो छत्तीसगढ़ के बड़े राजनेता थे और जो भारत के बड़े राजनेता थे, वो सभी बड़े राजनेताओं को 9 अगस्त 1942 को क्या कर लिया जाता है, आपका गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करता कोई नहीं बचा, कोई नेतृत्व करने के लिए नहीं बचता है, तब भी यह आंदोलन क्या करता है जी, आपका चलने लग जाता है। इसी कारण इस आंदोलन को स्वयं से चलने वाला आंदोलन या स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, मैं इसको पीडीएफ के रूप में आपके ग्रुप में डलवा दूंगा, ऐप में ऐड करवा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गया, ये हो गया खत्म। अब इसके बाद देखो फिर से दूसरे पेज में चलते हैं, नहीं इसमें जगह है, इसी को देख लेते हैं, यहीं से आपको यह देखने को मिलेगा। चलिए बढ़िए, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, तो अब ना ब्रिटेन में चुनाव होता है। ठीक है, कब होता है चुनाव, तो ब्रिटेन में ना जी 1945 में चुनाव होता है, समझते हुए चलिएगा। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, ठीक है, जनरल इलेक्शन होता है। अब इस आम चुनाव में, ब्रिटेन में आम चुनाव होता है, किसका आम चुनाव हो रहा है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है ब्रिटेन में। ठीक है, और इस चुनाव में भारत को भी शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है, भारत को भी शामिल किया जाए। अर्थात ब्रिटेन के आम चुनाव में, जो आम चुनाव 1945 में हुआ, इसमें भारत के व्यक्ति भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को क्या देंगे जी, वोट देंगे, वोटिंग कर सकते थे, मत दे सकते थे, निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। अर्थात ब्रिटेन के इस आम चुनाव में भारतीयों को निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए क्या कर दिया गया, इलिजिबल कर दिया गया, योग्यता दे दी गई। ठीक है, और 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक लिबरल पार्टी का खड़ा हुआ, ठीक है, एक कम्युनिस्ट पार्टी का खड़ा होता है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो था उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लो। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था आपका ब्रिस्टन चर्चिल, जो गांधी जी को क्या बोला रहता है, अधनंगा फकीर बोला रहता है, वही व्यक्ति है ये। ठीक है, जब गांधी जी 1932 में गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते रहते हैं, तो उसी समय क्या है, गांधी जी क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता और ऐसा पाटा डालते थे, तो आधा जो उनका शरीर है उसमें वस्त्र नहीं रहता था। ठीक है, और एक लाठी पकड़ के जाते थे, ऐनक पहने रहते थे। तो इसी को देखते हुए जो ब्रिस्टन चर्चिल, जो कोट में रहता है, एकदम सूट बूट में रहता है, बोलता है भारत का नेतृत्व करने के लिए देखो एक फकीर आ रहा है जो नंगा है, इस कारण उसको अधनंगा फकीर बोल देते हैं। समझ रहे हैं बात को, किसको, गांधी जी को। कौन, ब्रिस्टन चर्चिल, जो किसका उम्मीदवार था, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार था ब्रिटेन में। और लिबरल पार्टी का, ठीक है, लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी का उम्मीदवार था कौन, आपका क्लीमेंट इटली। ठीक है, और दोनों जन भारत आए और ऐसा हाथ हिलाए, और हाथ हिलाते हुए बोले कि हम लोग खड़े हुए हैं, हमको वोट दो। तो क्या किए, भारत के जितने भी बड़े राजनेता थे वो जाके किससे मिले, ब्रिस्टन चर्चिल से, तो जानते थे ये आदमी सही नहीं है, तो वो जाके क्लीमेंट इटली से मिले। ठीक है, क्लीमेंट इटली नाम रहता है उनका, क्लीमेंट इटली से जाके मिले और बोले कि देखिए भारत का पूरे जनता का वोट आपको जाएगा अगर आप भारत को स्वतंत्रता देंगे और भारत के संविधान, मतलब भारत को स्वतंत्रता देंगे और भारत का जो शासन है वो भारतीयों को सौंप देंगे। तो अब चुनाव का दिन आया, चुनाव हुआ, क्लीमेंट इटली ने भारत के राजनेताओं की बात मान ली और ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट बनी, क्लीमेंट इटली जीत गए।
क्लीमेंट इटली तत्कालिक प्रधानमंत्री बनते हैं किसका? ब्रिटेन का 1945 में। और कौन हार गया? ब्रिस्टन चर्चिल हार गया, जो गांधी जी को अधनंगा फकीर बोला था। हाँ जी, 3 ही क्लास हुआ है, आज 4थी क्लास है। एक क्लास पब्लिश नहीं हुआ है, बहुत जल्दी पब्लिश होगा। समझ आया क्या इतना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गया। तो एक था आपका चर्चिल, देखो यहां लिख भी देता हूं, चलो चर्चिल, चर्चिल था, ठीक है, कहां का? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का था, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का था। और एक था क्लीमेंट एटली, एटली नाम रहता है। और ये था आपका उदारवादी पार्टी का, उदारवादी पार्टी या इसी को लिबरल पार्टी बोलते हैं। दोनों में जब चुनाव होता है कौन जीतता है? ये जीतता है, ठीक है, क्योंकि भारतीयों का जो भारत के लोगों का वोट था वो किसको मिल गया? पूरे क्लीमेंट इटली को मिल गया। और ये एक तरफा जीत गया। ब्रिस्टन चर्चिल क्या हो गया जी? यहां से हार गया। और हारने के पश्चात अब जो भारतीयों ने क्लीमेंट इटली के समक्ष शर्त रखी थी कि भारत को स्वतंत्रता दे दो और भारत को उसका शासन दे दो, तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्लीमेंट इटली ने एक मिशन भेजा। और वही मिशन 1946 में आता है, याद रखिएगा। और उस मिशन का नाम रहता है, जो भारत के संविधान का निर्माण करेगा, वह मिशन आता है 1946 में। और उस मिशन का नाम रहता है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। यह आता है 1946 में, भारत आता है, याद रखिएगा। क्लीमेंट इटली अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के द्वारा भारतीय राजनेताओं से और भारत के लोगों से किए गए वादे को पूर्ण किया गया। और भारत में संविधान के निर्माण के लिए दूसरी संस्था आई, जो यही वह संस्था है कैबिनेट मिशन, जो संविधान का निर्माण करेगी भारत में, याद रखिएगा, ठीक है। तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के द्वारा भेजा गया था, इसको याद रखिए, क्योंकि भारतीयों का जितना भी मत था वो पूरा का पूरा मत किसको गया जी? आपका क्लीमेंट इटली को जाता है। ठीक है भाई, अच्छा हुआ हार गया चर्चिल, बिल्कुल सही। अब देखो अब क्लीमेंट इटली अपने शर्त को मान रहा है, तो इसका गठन कब होता है? ठीक है, कब भारत आया, कब भारत आया, इसके डेट को याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। और कब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, याद रखिए तीनों चीज। तो इसका गठन होता है आपका 22 जनवरी 1946 को। कहां गठन होगा? ब्रिटेन में गठन होता है कैबिनेट मिशन का, ठीक है। कौन करता है गठन? तो तत्कालिक प्रधानमंत्री करेंगे। कौन रहते हैं? एटली, एटली के द्वारा गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है जी? तो क्यों किया जाता है तो याद रखिएगा, भारत के संविधान निर्माण के लिए, भारत के संविधान निर्माण के लिए, ठीक है, निर्माण के लिए इनका गठन किया जाता है, ठीक है। ये भारत कब आया तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को ये भारत आते हैं, ठीक है। और अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं 19 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। देखो, गठन होता है 22 जनवरी 1946 को, किसका? कैबिनेट मिशन का, ठीक है। कहां होता है? ब्रिटेन में होगा। कौन करेंगे गठन? पीएम एटली करते हैं। किस लिए करते हैं? भारत के संविधान निर्माण के लिए करते हैं, ठीक है। भारत कब आया? ये 24 मार्च 1946 को भारत आता है, 2 महीने पश्चात। और 2 महीने तक, मार्च के बाद अप्रैल और मई, तो ये 2 महीना का जो ड्यूरेशन रहता है, 2 महीने पूरे भारत को भ्रमण करेगा, भारत के लोगों से मिलेगा, तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल से मिलता है, वेवेल से चर्चा करेगा, ठीक है। भारत के राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक परिदृश्य को समझेगा और रिपोर्ट सौंपता है। कब? आपका 19 मई 1946 को आपका रिपोर्ट सौंपता है। कौन? कैबिनेट मिशन,
कहां रिपोर्ट सौंपेगा? मतलब लॉर्ड वेवेल के समक्ष सौंपता है और पूरे राजनेता बैठे रहते हैं उस रिपोर्ट में। अब वो कितना कैसा रिपोर्ट रहता है तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन ने इस रिपोर्ट में 7 शर्तों का जिक्र किया। कितने शर्तों का जिक्र करता है? 7 शर्तों का जिक्र करता है, याद रखिएगा। ठीक, अब कौन कौन से 7 शर्त हैं ये देखते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण शर्त हैं। कैबिनेट मिशन ने कितने शर्त रखी? 7 शर्त रखी। ठीक है, जिससे भारत के, अब ये रिपोर्ट में कितनी शर्त रखी गई? 7 शर्त रखी गई, याद रखिएगा। 7 बातें बताई गई इन्होंने अपने रिपोर्ट में, जिसमें पहला बात यह था जो, अच्छा एक चीज और, ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है। चलिए, लिखा है फिर बोलेंगे आप लोग सर मिटा दिए करके। इधर ध्यान दीजिएगा साइड में, यहां से कैबिनेट मिशन की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा था, तो एक इसके संरचना के बारे में बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि एक अध्यक्ष था इसमें, ठीक है जी, और 2 सदस्य थे। ठीक है, 3 सदस्यीय संरचना थी ये, 3 सदस्यीय संरचना थी जिसमें एक अध्यक्ष था, याद रखिएगा। कौन था? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, याद रखिएगा, 2 सदस्य। अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, किसके? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैंथ्रिक लॉरेंस। ठीक, पैंथ्रिक लॉरेंस। और 2 सदस्य थे। अब कौन कौन से 2 सदस्य थे उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, यहां से हास्यप्रद वाली एक बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, मैं उसको सही कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। 2 सदस्य कौन कौन थे? तो पहले सदस्य थे जी आपका स्टीफन क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष बन के आए थे, वही इसमें क्या है? सदस्य बन के आते हैं, स्टीफन क्रिप्स। और एक सदस्य थे आपके अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 2 व्यक्ति थे। अब स्टीफन क्रिप्स कौन थे? तो याद रखिएगा, जो पैट्रिक लॉरेंस थे ये भारत के तत्कालिक सचिव थे, याद रखिएगा, सेक्रेटरी थे। कहां के? भारत के तत्कालिक सचिव। ठीक है, और स्टीफन क्रिप्स कौन थे? तो स्टीफन क्रिप्स थे आपके, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर नौसेना के अध्यक्ष रहते हैं, नौसेना के अध्यक्ष रहते हैं। और स्टीफन क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों। गुड मॉर्निंग। अरे इकोनॉमिक्स की क्लास इसके बाद होगी भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं डालूंगा नहीं भैया, डलवाऊंगा, मैनेजमेंट टीम डालती है, मैं मैनेजमेंट टीम को बोला हूं। ठीक है, आज और एक बार आप लोग की बातों को उनके सामने रखूंगा। ठीक, समझ में आया? अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, मैसेज करने पे ध्यान मत दो। समझ रहे हो बात को? मैंने बोला कैबिनेट मिशन की संरचना 3 सदस्यीय संरचना थी। एक अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंस, या इसी को कहीं पैम्प्रिक लॉरेंस लिखा होगा। ठीक है, अध्यक्ष, और 2 स्टीफन क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। स्टीफन क्रिप्स आपके नौसेना के अध्यक्ष रहते हैं और ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं। क्लियर हो गया? सॉरी, स्टीफन क्रिप्स व्यापार बोर्ड के, नौसेना के अध्यक्ष रहते हैं। क्लियर हो गया क्या? इतना बताइए, क्लियर हुआ? अब कैबिनेट मिशन की 7 शर्तों के बारे में बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट पेज में कैबिनेट मिशन की 7 शर्तों के बारे में बात करते हैं। आज डलवा दूंगा पूरे पीडीएफ को, टेंशन मत लो, पीडीएफ मत करो। चलो देखते हैं। तो देखो, यहां से पहली शर्त के बारे में बात करते हैं। किसकी पहली शर्त? कैबिनेट मिशन की। ठीक है, किसकी? कैबिनेट मिशन की। देखो, पहली शर्त थी भारत का एक संविधान होगा। भारत का एक संविधान होगा, संविधान होगा, याद रखिए, भारत का एक संविधान होगा। क्लियर? भारत का एक संविधान होगा। ठीक है,
और अब दूसरी शर्त को यहां लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को जगह चाहिए और इसको फिर छोटा करूंगा तो आपके पीडीएफ डलवाने में दिक्कत होगा। दूसरे पेज में देखो इसको, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने रखी, दूसरी बात कि संविधान होगा तो संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन होगा तो संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल होंगे, तो यहां से आप ध्यान से सुनिएगा ना, टोटल बता रहा हूं, ठीक है। टोटल की बात करेंगे तो संविधान सभा में 389 सदस्य शामिल होंगे, 389 सदस्य शामिल होंगे। अरे रिपोर्ट तत्काल रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, इन्होंने रिपोर्ट सौंपा किसको, भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल को याद रखिएगा, ठीक है। उस समय भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल थे और लॉर्ड वेवेल ने भारतीय जो नेता रहे उनके समक्ष यह रिपोर्ट को सौंपी, समझ रहे हो बात को। और जब भारतीय नेता इस रिपोर्ट को मानेंगे तभी जाकर संविधान कैबिनेट मिशन संविधान का निर्माण करेगा। समझ में आ गया। कितने सदस्य रहते हैं, 389 सदस्य रहते हैं, ठीक है। अब यहां से समझिएगा, ठीक। देखो तो 389 में निर्वाचित सदस्य अगर बात करेंगे, निर्वाचित सदस्य बात करेंगे संविधान सभा में, इन्होंने बताया कि जो सदस्य इलेक्टेड होंगे या निर्वाचित होंगे उनकी संख्या होगी 292, याद रखिए 292 सदस्य, ठीक है। और देसी रियासत से शामिल होंगे, किससे, देसी रियासत से शामिल होंगे आपके 93 सदस्य, याद रखिएगा 93 सदस्य देसी रियासत से शामिल होंगे, ठीक है। जोड़ते हुए चलिएगा ना, ठीक। और फिर ब्रिटिश प्रांत से, कहां से जी, ब्रिटिश प्रांत, या इसी को कमिश्नरी प्रांत बोलते थे, कमिश्नरी प्रांत, ठीक है। रायपुर में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया है। ब्रिटिश प्रांत या फिर कमिश्नरी प्रांत से कितने सदस्य शामिल होंगे जी, 4 सदस्य शामिल होंगे। जोड़ लो चलो, ठीक है, जोड़ लो, हो गया उतना। ओके डियर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कितने हो गए, 292 निर्वाचित सदस्य होंगे, जो कि कहां से निर्वाचित होंगे जी, जो विधान सभा होगी या राज्य होंगे भारत के, वहां से निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक है। 292 सदस्य, देसी रियासत से 93 सदस्य होंगे, जो सदस्य क्या है, मनोनीत होंगे, याद रखिएगा मनोनीत होंगे, ठीक है। ये सदस्य मनोनीत होंगे, इनका मनोनयन किया जाएगा, ठीक है। और ब्रिटिश प्रांत से या कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्य होंगे, ठीक है। अब ये उस समय 4 ही ब्रिटिश प्रांत या कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, ध्यान दीजिएगा। वो 4 कौन कौन से थे, इसको याद रखना बहुत आवश्यक है, पूछ देता है। पहला था जी आपका अजमेर, ठीक है, अजमेर या इसी को मारवाड़ बोलते थे, ठीक है जी। दूसरा था कुर्ग, ठीक, कुर्ग या इसी को कर्नाटका बोलेंगे, ठीक है जी। इसके बाद दिल्ली, ठीक है। और लास्ट था बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान कहां था, पाक में, पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे, याद रखिएगा। तो कमिश्नरी प्रांत से हम क्या समझे सर, तो ये समझिए आप कि इस चारों कमिश्नरी प्रांत में ब्रिटिश के अधिकारी बैठते थे, याद रखिएगा। जैसे दिल्ली में वायसराय बैठता था, ठीक है, वैसे ही अजमेर मारवाड़ में एक व्यक्ति बैठता था, एक व्यक्ति कुर्ग कर्नाटका में बैठता था, याद रखिएगा, और एक व्यक्ति बलूचिस्तान पाकिस्तान में बैठता था, याद रखिएगा। ये वही बलूचिस्तान है जो आज भारत पाकिस्तान के द्वारा पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, वहां जो एक जगह पड़ता है वही बलूचिस्तान है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया क्या, बताइए।
क्लियर हो गया? ठीक, चलिए, क्लियर हुआ? मैसेज करके बताइए। ठीक है, चलिए, ये हो गया। संविधान सभा का गठन होगा, कितने सदस्य के से संविधान सभा का गठन होगा? 389। निर्वाचित सदस्य 292 रहेंगे। देसी रियासत से 93 सदस्य मनोनीत, और ब्रिटिश या कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से रहेंगे? 4 सदस्य वहां से रहेंगे, अजमेर मारवाड़ से, कुर्ग का कर्नाटका से, दिल्ली से, और बलूचिस्तान पाकिस्तान से। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, आगे के बारे में बात करेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि तीसरी शर्त रखा जाता है कि देखिए, इसमें यह रखा जाता है कि जो सदस्य हैं वो राज्यों से, कहां से जी? राज्यों से और देसी रियासत से, ठीक है। राज्यों से सदस्य को क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। तीसरा शर्त लिखा गया, राज्यों से सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा, और देसी रियासत से सदस्य को क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। इसी कारण जो भारतीय संविधान है, याद रखिएगा, या भारतीय संविधान सभा है, संविधान सभा है, ठीक है, क्योंकि पहले तो संविधान सभा का गठन होगा और वही संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान सभा है, ये आंशिक रूप से क्वेश्चन आता है, आंशिक रूप से क्या है जी? आपका निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत है। याद रखिएगा, आंशिक रूप से मनोनीत है। क्लियर हुआ क्या? बताइए, क्लियर हो गया? क्योंकि आधे सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं राज्यों से, और देसी रियासत के सदस्य क्या हो रहे हैं? मनोनयन हो रहे हैं उनका। जैसे हमारे कांकेर रियासत के राम प्रसाद पोटाई जो है, ठीक है, वो राम सिंह पोटाई जो रहते हैं, वो क्या होते हैं जी? आपका राम पुकार सिंह पोटाई जो रहते हैं, वो क्या होते हैं? आपका मनोनीत होते हैं, हमारे देसी रियासत के रहते हैं वो, ठीक है। रघुनाथ सिंह वो भी होते हैं, ठीक, ये सभी देसी रियासत के रहते हैं छत्तीसगढ़ से, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां से निर्वाचित सदस्य जो होंगे, इन निर्वाचित सदस्यों में क्या है? आपका सांप्रदायिक निर्वाचन भी क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पे ही किया जाएगा। इनका निर्वाचन भी सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पे किया जाएगा, संप्रदाय के आधार पे निर्वाचन किया जाएगा, यह बोला गया। तो किसको? तो यहां बताया गया सामान्य वर्ग का निर्वाचन होगा, साथ में सामान्य के साथ आपका सिखों का निर्वाचन होगा, ठीक है। सामान्य सिख और सामान्य का निर्वाचन होगा, सिखों का निर्वाचन होगा, और ईसाई वर्ग का इस सांप्रदायिक निर्वाचन में उनको शामिल किया जाएगा। साथ में मुस्लिम व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाएगा, साथ में अन्य समुदाय के लोग जो है उनके संप्रदाय के आधार पे उनको भी संविधान सभा में क्या दिया जाएगा जी? आपका महत्व दिया जाएगा। इसी कारण जब आप संविधान सभा को देखते हो तो उसमें फारसी भी शामिल होते हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति भी शामिल होते हैं, ईसाई भी शामिल होते हैं, ठीक है, सिख भी शामिल होते हैं, सामान्य वर्ग के लोग अर्थात हिंदू भी शामिल होते हैं, और याद रखिएगा मुस्लिम भी शामिल होते हैं। अर्थात संविधान सभा के निर्वाचन में
सभी संप्रदाय के लोगों को क्या दिया जाएगा, बराबर महत्व दिया जाएगा उनके संप्रदाय के जनसंख्या के आधार पे। अर्थात इसका लास्ट पॉइंट ये था कि निर्वाचन जो होगा वो किसके आधार पे होगा जी, जनसंख्या के आधार पे होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि का चुनाव होगा, प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। याद रखिए, निर्वाचन होगा। क्लियर हो गया क्या, बताइए, क्लियर हो गया? अरे वो डायरेक्ट मनोनीत होंगे, यहां से जो सदस्य रहेंगे ये भी डायरेक्ट क्या होंगे, मनोनीत होंगे। अरे इन्हीं लोग तो क्या कर रहे हैं, संविधान के निर्माण के लिए संस्था भेजे हैं, तो इन लोग तो स्वतः ही सदस्य बन जाएंगे, इनका भी मनोनयन किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ इतना? क्लियर हो गया? तो ये 3 शर्तें समझ में आई, राज्य, देशी रियासत, ठीक है, आपका निर्वाचन, मनोनयन, देशी रियासत के सदस्य का मनोनयन और ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत के जो सदस्य रहेंगे उनका भी मनोनयन ही होगा। निर्वाचन कैसा होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन, संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन। संप्रदाय कौन कौन से संप्रदाय, सामान्य, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ठीक है, फारसी, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबको शामिल किया जाएगा। और जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। जितनी जनसंख्या रहेगी उस आधार पे प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा। उस आधार पे संप्रदाय, जो संप्रदाय रहेगा उसको उसका प्रतिनिधि दिया जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि सिखों की संख्या 10 लाख है उस समय देश में, तो याद रखिएगा 10 लाख में एक प्रतिनिधि दिया जाएगा। मतलब भारत और उस समय पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, तो भारत और पाकिस्तान को मिला के अगर हम बात करेंगे तो जितने भी प्रतिनिधि रहेंगे उनको उनके आधार पे क्या किया जाएगा जी, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है, और इसी में बताया जाता है चौथे शर्त में बताया जाता है, चौथा शर्त रहता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, क्या रहता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में बताया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात अनुपात के, जनसंख्या के अनुपात के आधार पे प्रतिनिधि मिलेगा। तो कैसा मिलेगा, 10 लाख की जनसंख्या में, 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि मिलेगा। याद रखिएगा, एक प्रतिनिधि। ठीक, 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि, अर्थात यह अनुपात कैसे रहेगा, 1:10 लाख का रहेगा। याद रखिए, 1:10 लाख का रहेगा। ठीक, क्लियर हो गया क्या, बताइए? ठीक है, और अब भैया तुम निर्वाचन कर रहे हो तो मतगणना कैसे होगी, तो मतगणना होगी एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पे। एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पे मतगणना होगी। अर्थात एक व्यक्ति जिसे अधिक मत मिलेगा, अधिक मत प्राप्त होगा, वह विजयी होगा। याद रखिएगा। क्लियर हो गया क्या, बताइए? क्लियर हो गया? चलिए, मेरे को ही इसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी है, आप सभी जुड़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा आज की क्लास को मैं
इन्हीं 5 शर्त, कैबिनेट मिशन की इन्हीं 5 शर्तों के साथ यहीं रोकता हूं। कल हम संविधान के निर्माण के लिए जो समितियां हैं और जो बैठक हैं वो सबके बारे में बात करेंगे। कल संविधान मेरे मतानुसार कल संविधान के निर्माण का अंतिम क्लास है। कल हम भारतीय संविधान का निर्माण कर देंगे। 5 मिनट पश्चात मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लेके आप सबसे जुड़ने वाला हूं। ये लाइव खत्म होगा, नेक्स्ट लाइव में मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लेके आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। आज मैं कैबिनेट मिशन की इन्हीं 5 शर्तों के साथ मैं रोकता हूं क्लास को। कल हम 2 शर्त देखेंगे और डायरेक्ट बैठक देखेंगे जो कि 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ होगा। कल हम अंतरिम सरकार की भी गठन करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छे से समझ में आया, मैं चाह ही रहा था कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।